हेलो बच्चों, आइए हम अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपको ले चलता हूं और कोलाइडल स्टेट क्या होता है और इसके बारे में आपको मैं डिस्कस करके बताता हूं। पहली बात तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको जानना होगा कि कोलाइडल स्टेट का इंट्रोडक्शन होता क्या है। एक्चुअली कोलाइडल स्टेट जो होता है वो कोलाइडल केमिस्ट्री में देखने को मिलता है और कोलाइडल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जो एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम, है ना। इनका नाम क्या था? थॉमस ग्राहम। ठीक है, थॉमस ग्राहम साहब ने 1861 में कोलाइडल केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था और इसका क्रेडिट और लोगों को भी मिला था, जैसे जिस मॉन्डे हैं, एन आर डर हैं, ठीक है। इसके बाद भटनागर हैं और भी लोग जो थे इसके क्रेडिट को पाया था, ठीक है। इसी के साथ में थॉमस ग्राहम साहब थे, इन्होंने क्लासिफाई किया था कि सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है। सॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है वो दो कैटेगरी में थॉमस ग्राहम साहब ने एक्सप्लेन किया था और वो डिपेंड किया था रेट ऑफ डिफ्यूजन पर। वो दोनों क्लासिफिकेशन जो था, दोनों कैटेगरी था, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन था। और आपको पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजन का जो टर्म है वो एक मेम्ब्रेन जो होता है, एनिमल मेम्ब्रेन हो या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो, उसी को या तो हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं। तो अगर कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू आपका अगर डिफ्यूज हो गया, मतलब कि उसको पास करके बाहर चला गया, तो उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन का टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ इसी के बारे में। तो ये डिफ्यूजन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कौन कितने जल्दी पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास कर जा रहा है, इसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थॉमस ग्राहम साहब ने इस तरीके से कुछ बातों को बताया था। अब इसी में दूसरा टर्म होता है कि क्रिस्टलाइड क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई हो, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से उनका डिफ्यूजन, जैसे मान लो ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन हो या प्लांट मेम्ब्रेन हो, हम इसको एनिमल मेम्ब्रेन ले लें या हम इसको प्लांट मेम्ब्रेन ले लें। अगर यहाँ से आपका डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है, सारा पार्टिकल्स बाहर चला जा रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला गया है, तो उसे कहते हैं हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्रिस्टलॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, जितने भी साल्ट होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, अगर हम लोग शुगर और यूरिया का सलूशन बना लें पानी में डिजॉल्व करके, तो वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, पूरा का पूरा पास कर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टेलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टेलॉइड के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि कोलाइड का टर्म क्या होता है। कोलाइड एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड होता है जिसे हम कोला के नाम से जानते हैं, और कोला का जो मीनिंग होता है बेटा, उसे कहते हैं ग्लू लाइक, गम जो होता है ग्लू, उस तरीके से। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो काफ़ी स्लो होगा, पार्चमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे समझिए ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सब्सटेंस यहाँ बाहर पार नहीं कर पाया, पास नहीं कर पाया, तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनको कोलाइड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोलाइड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ग्लू लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ग्लू लाइक जैसे गम की तरह जो सब्सटेंस होता है।
जैसे जैसे स्टार्च जानते होंगे, जिलेटिन जानते होंगे आप, ग्लूगम्स जानते होंगे, सिलिक एसिड जानते होंगे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो आप जानते हो, हीमोग्लोबिन उसको जानते हैं। तो ये सारे लोग कोलाइड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जितने, अच्छा इतनी बात, जो ऊपर के जितने भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया वो बाद में उसको क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। यानी द टर्म्स कोलाइड डज नॉट अप्लाई टू पर्टिकुलर क्लासेज ऑफ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रॉट इन कोलाइडल स्टेट, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहा है वो। अब यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोलाइडल जो स्टेट होता है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज, यानी सॉल्यूट या डिस्पर्स फेज आप बोल सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो ना सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन चैप्टर में आप कहते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। बट यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट का टर्म यूज नहीं करेंगे। सॉल्यूट को हम डिस्पर्स फेज कहते हैं और यहाँ पे हम डिस्पर्सन मीडियम बोल देते हैं। तो कोलाइडल जो स्टेट होता है उसको डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के साइज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, इट इज़ रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। एक्चुअली ये आपका ट्रू सोल्यूशन है, ये आपका ट्रू सोल्यूशन है, ये आपका सस्पेंशन है, ठीक है। और बीच में कोलाइडल, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का ये इंटरमीडिएट स्टेट होता है। जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। और जो सस्पेंशन होता है उसका जो पार्टिकल की साइज होती है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। देखो तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उनकी जो साइज होती है वो 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से अब ट्रू सॉल्यूशन होता है क्या, एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में देखो, ठीक है। तो उसी चीज को मैं आपको समझाता हूं। ट्रू सॉल्यूशन के केस में देखो, जो बेटा ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो बेटा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल की जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है। और दीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई एनी ऑप्टिकल मीन्स आर फ्रीली डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। एक्चुअली वो होमोजीनियस होता है बेटा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये आपका पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले लें और पोर होगा ही कुछ उनका, और यहाँ से ट्रू सॉल्यूशन जब डालोगे तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि इसके जो होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। वो किस नेचर के होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं। उसके पार्टिकल्स अलग नहीं दिखेंगे और ना ही आप उस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से फिल्टर कर पाएंगे, सारा का सारा बाहर चला जाएगा। जैसे यूरिया का सलूशन है या शुगर का सलूशन है, आप फिल्टर करो तो फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं बचेगा। वैसे अगर हम सस्पेंशन की बात कर लें तो सस्पेंशन में क्या देखने को मिलेगा कि जो पार्टिकल की साइज होती है वो काफ़ी लार्ज होती है और उसको हम अपने नेकेड आई से या नंगे आई से देख सकते हैं। लेकिन एक सबसे बात यह है कि वो हेट्रोजीनियस नेचर का होता है और अगर हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन को उसको पास भी करना चाहें तो नहीं करने वाला है। क्यों, क्योंकि उनकी जो पार्टिकल की साइज होती है, मैंने पहले ही आपको समझाया कि जो पार्टिकल की साइज होती है वो आपका 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और जो फिल्टर पेपर या पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर तो यूज नहीं करेंगे, तो जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है उसकी स्पोर की साइज छोटी होती है और जो पार्टिकल होता है सस्पेंशन की वो बड़ी होती है, तो फिल्टर नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो इसी चीज़ को आपको यहाँ टेबल से मैं समझा रहा हूँ कि जब 10⁻⁻9 मीटर से कम होगा या 1 नैनोमीटर से कम हो या 10 एंगस्ट्रॉन से या 1000 PM से साइज छोटी होगी तो वो ट्रू होगा। और सस्पेंशन में क्या होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। अब इन दोनों के बीच का जो साइज होगा वो आपका कोलाइडल की साइज होगी, वो आपका क्या होगी, कोलाइडल की साइज होगी। इतनी बात आपको याद रखना है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि कुछ फीचर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में कि किसकी किसकी क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम सस्पेंशन के नेचर की बात करें तो बेटा देखो, सस्पेंशन जो होता है वो फिल्टर पेपर को पार करता है नहीं है, वो फिल्टर पेपर को पार नहीं करता है। तो इसका मतलब वो हेट्रोजीनियस हुआ। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो भी हेट्रोजीनियस होता है, पार्टिकल अलग हो सकते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस होता है। पार्टिकल साइज आपको मैंने बताया ही था कि वो 100 नैनोमीटर से कम होता है सस्पेंशन में, और ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होता है और सस्पेंशन में 100 से ज़्यादा। और जब दोनों का इंटरमीडिएट ले लेंगे हम तो वो आपका कोलाइडल स्टेट में आ जाता है। अब क्या हम सेपरेट कर सकते हैं क्या इसको, तो सिंपल सी बात समझो, जो सस्पेंशन होता है वो इजीली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से या अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम फिल्टर कर सकते, पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि सारा का सारा बाहर चला जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं फिल्टर पेपर के ऊपर या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन जो कोलाइडल होता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्डिनरी से तो नहीं होगा, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है प्रोसेस, उसमें होता है। अभी आगे मैं बताऊंगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब अगर सेटल की बात करें तो भाई सस्पेंशन के पार्टिकल, जैसे मान लो जो मडी वाटर होता है वो सस्पेंशन समझो, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो मडी वाटर नीचे बैठ जाएगा। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई आप वाटर में शुगर डिजॉल्व कर ले और छोड़ दो तो क्या वो वाटर सॉल्यूट के पार्टिकल यानी शुगर के पार्टिकल नीचे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब सेटल डाउन हो सकता है। अपीयरेंस की अगर बात करें तो सस्पेंशन ओपेक होता है, आर पार नहीं दिखेगा। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, शुगर सॉल्यूशन। और जो कोलाइडल होता है वो जनरली ट्रांसपेरेंट हो सकता है, सारे नहीं, कुछ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलता हूँ टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आगे बताऊंगा प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट। बस यहाँ जान लीजिए कि जो सस्पेंशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो नहीं शो करता है, लेकिन कोलाइडल शो करता है। डिफ्यूजन मतलब कि पार्चमेंट फिल्टर मेम्ब्रेन को पास कर जाना, तो सस्पेंशन नहीं कर सकता। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो रेडली डिफ्यूज हो सकता है। और जो आपका कोलाइडल होता है वो स्लोली डिफ्यूज होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज होता है। अब आते हैं ब्राउनियन मूवमेंट में। तो ब्राउनियन मूवमेंट सस्पेंशन दे सकता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन नहीं देगा क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। और सबसे बड़ी बात हमको फोकस करना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन दे सकता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस आप यहां से देख लीजिए। हम एक रफ भाषा में कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। किसके बीच का? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के, हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो सेटल डाउन नहीं होता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लॉन्ग कीपिंग। मतलब कि अगर मान लो किसी कंटेनर में हम रख दें और काफ़ी टाइम के लिए मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं है वो ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
सरफेस एरिया जो कोलाइडल पार्टिकल्स की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सस्पेंशन के कंपेयर में, सस्पेंशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस रहा। अब मैं आपको बताता हूँ फेज क्या होता है इसमें। फेज, तो फेज ऑफ कोलाइडल का मतलब क्या हुआ, कितने फेज, तो आपको बताया मैंने दो फेज। दो फेज, चूंकि हेट्रोजीनियस नेचर का तो फेज दो होगा। एक जो होता है इंटरनल फेज या डिस्पर्स्ड फेज या डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्स फेज होता है, इंटरनल फेज होता है, ठीक है। और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो एक्सटर्नल फेज या डिस्पर्सन मीडियम। जैसे आप इसी को ले लीजिए, डायग्राम को ध्यान दो। यहां पे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सिल्वर, मान लो सिल्वर के डिस्पर्स फेज हुए, और जो बीच में ढेर सारे दिख रहे हैं वो डिस्पर्सन मीडियम है। एक्चुअली ये सिल्वर का कोलाइड का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया यहां पर। तो डिस्पर्स का मतलब जो ज़्यादा, डिस्पर्स फेज का मतलब जो कम, और डिस्पर्सन मीडियम का जो ज़्यादा। अब यहां पे डिस्पर्सन मीडियम हम सिर्फ गैस के बारे में बात करेंगे, जैसे एरोसॉल हो गया। अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो उसे एरोसॉल बोलोगे। अगर लिक्विड है तो हाइड्रोसॉल, क्योंकि पानी होता है। और अगर डिस्पर्सन मीडियम में एल्कोहल है तो बेंजोसॉल बोलते हैं। बेंजीन अगर है तो एल्कोहल है तो एल्कोसॉल बोलेंगे, बेंजीन है तो बेल्जोसॉल। तो ये कुछ आपका एक डाटा रहा। अब कोलाइडल सिस्टम के जो दो फेज होते हैं वो दोनों से मिलकर बने होते हैं। एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, और वो मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो कोलाइडल का होता है वो क्या होता है, कई तरीके से होता है। एक फिजिकल स्टेट पे होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम इसी को देख लें। टोटल 9 टाइप के होते हैं, लेकिन गैस और गैस जो होता है वो आपका होमोजीनियस होता है, इसीलिए ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन 8 हमारा बनेगा, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइडल। और एग्जाम्पल, जैसे हम डिस्पर्स फेज लिक्विड, सॉलिड, गैस लेते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, गैस और गैस ले लें, ये दोनों। तो जब डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो एरोसॉल ऑफ लिक्विड, यही याद करना आपको। जैसे फोग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गया, ये आपका एरोसॉल होता है। एरोसॉल ऑफ लिक्विड, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है, और सॉरी डिस्पर्स फेज लिक्विड है। अब अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो जाए, एरोसॉल ऑफ सॉलिड बोलेंगे। जैसे स्मोक, वोल्केनिक डस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर मैं गैस, सॉलिड, लिक्विड लेता हूँ डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सन मीडियम, तीनों लिक्विड ले रहा हूँ। तो गैस कम है और लिक्विड ज़्यादा है तो फोम बनाएगा। जैसे सोप लेदर, लिमोनेटेड फ्रोथ, फोम, क्रीम, सोडा वाटर, ये सारे गैस प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल होता है जो फोम बनाता है। लिक्विड और लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमल्सन, जो हमको पढ़ना है आगे। वो मिल्क होता है, इमल्सिफाइड ऑयल होता है, मेडिसिन होता है, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि सॉलिड, गैस, लिक्विड में आइए। तो सॉलिड और लिक्विड जब बनेगा, लिक्विड आपका डिस्पर्सन मीडियम, सॉलिड डिस्पर्स फेज, तो सॉल बनेगा। मोस्ट पेंट है, स्टार्च इन वाटर है, प्रोटीन है, गोल्ड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, और इंक है, ये सारे आते हैं इसके अंदर।
तीसरा स्टेप में गैस, लिक्विड, सॉलिड और ये सॉलिड वाला पार्ट होता है। तो अगर गैस कम हो, सॉलिड ज़्यादा हो तो सॉलिड फोम बनाएगा, जिसे स्टायरीन रबर होता है, फोम रबर होता है, प्यूमिक स्टोन होता है, कलर्ड स्टोन, वो एग्जाम्पल है। अगर लिक्विड और सॉलिड लिया जाए, लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा, तो जेल बनाएगा। एग्जाम्पल में चीज़ ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, बूट ले सकते हैं, बूट पॉलिश जो आता है, जेली और कर्ड आता है। लास्ट सॉलिड और सॉलिड में सॉलिड कलर्ड ग्लास जो होता है, एग्जाम्पल रूबी ग्लास, सम जेम स्टोन एंड एलॉय। तो एक्चुअली ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको थियरी पूरा मुझे समझाना पड़ रहा है। तो टोटल 8 टाइप के आपको कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ गैस इन गैस इज नॉट पॉसिबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि होमोजीनियस होता है। अब दूसरी जो होता है वो होता है आपका क्या होता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है, फोर्स के बेसिस पर। तो फोर्स की बेसिस पे 2 तरह का होता है, एक लायोफिलिक वाटर लविंग और लायोफोबिक वाटर हेटिंग। लायोफिलिक और लायोफोबिक 2 होते हैं। अब लायोफिलिक का फंडा क्या है? जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स पानी के साथ इंटरेक्शन करता है वो लायोफिलिक होता है, ठीक है। और और समझो, जो पानी से इंटरेक्शन नहीं करता है, जो डिस्पर्स फेज वाटर की तरफ इंटरेक्ट नहीं होता है, उसे लायोफोबिक कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो कह सकते हो कि द कोलाइडल solution in which there is no affinity between particles of disperse phase and dispersion medium is called लायोफोबिक। वही बात है। तो इन्हीं लायोफोबिक और लायोफिलिक के बीच बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोगों को डिटेल बात करनी है। तो देखो होता क्या है, ये आपको टेबल आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। हम सीधे सीधे आगे ले चलते हैं आपको कि क्लासिफिकेशन तीसरे केस पे आते हैं। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी माने ढेर सारा, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस के जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम हो तो ट्रू में आएगा। अगर वो एग्रीगेट होकर के और कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स की साइज बनाते हैं, जो कोलाइडल की पार्टिकल होता है उस रेंज में चले जाएं, कब? डिजॉल्व होकर के, तो उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर। अब इन दिस सॉल्व्स द डिस्पर्स फेज कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। कहने का मतलब जिन पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से कम होती है उसको क्या करते हैं? एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज में ले आते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में उसको लेके आते हैं। जैसे सॉल ऑफ गोल्ड एटम, सल्फर, और ये जो बधे होते हैं एक दूसरे से, वो वांडर वॉल फोर्स से बधे होते हैं। और लायोफिलिक कैरेक्टर होता है क्योंकि पानी के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो। एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर। मैक्रो माने बड़े बड़े मॉलिक्यूल जिनकी साइज बड़ी होती है। अब उनको डिजॉल्व तो करेंगे, जिनकी साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़ी है तो कोलाइडल तो बनाएगा नहीं। कब कोलाइडल होगा? जब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। तो मुझे करना क्या है? उसको डिजॉल्व कर देना ताकि उसकी साइज 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, 1 से 100। तो ऐसे को मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द डिस्पर्स फेज आर जनरली पॉलीमर। भाई तुम सब लोग जानते हो कि पॉलीमर
सबसे बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। तो एग्जाम्पल के में आपको पॉलीमर याद रखना है मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। कुछ बहुत सारे नेचर में मिलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, एंजाइम है, जेलेटिन है, ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं। कुछ आर्टिफिशियल मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे सिंथेटिक पॉलीमर हुआ, जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन, ये सारे आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये कहानी है। और इनकी जो नेचर होती हैं वो लायोफोबिक नेचर में आ जाता है, यानी पानी से दुश्मनी रखते हैं, ये पानी के साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि ये मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल होते हैं और ये शेप वाले, शेप भी उनका होता है कुछ न कुछ। तीसरे पे आ जाओ, एसोसिएटेड कोलाइड। बहुत पूछा जाता है एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है। These are the substances which on dissolve in a medium of behave like normal electrolyte। यानी ऐसे सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पर वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करे और हाई कंसंट्रेशन पर वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह काम करे। कैसे? आपस में एग्रीगेट होकर के, जुड़ करके, और एग्रीगेट हुए जुटे हुए पार्टिकल्स को हम मिसेल्स बोलते हैं। देयर मॉलिक्यूल कॉन्टेन बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक ग्रुप्स। यानी ऐसे मिसेल्स में लायोफोबिक और लायोफिलिक दोनों ग्रुप होते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो बिहेवियर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट क्लस्टर इन सॉल्यूशन। सच एग्रीगेटेड पार्टिकल आर कॉल्ड मिसेल्स। अब मिसेल्स को थोड़ा डिटेल देखा जाए। मिसेल्स और द क्लस्टर आर एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में डाल करके एग्रीगेट कराया गया ताकि वो पार्टिकल की जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाए। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर तक मिसेल्स नहीं बनता है। जब उस टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तो मिसेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है और उसी को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। और जिस हाई टेम्परेचर पे, जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मिसेल्स बनते हैं, above the particular concentration misses formation takes place called critical miscellization concentration CMC। they are capable of forming ions। वो ions बनाने की कैपेसिटी होती है। मिसेल्स में contain as many as 100 molecules or more। मिसेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब। अब दो तरीके के हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट और सोडियम पॉमिटेट होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके का है आपका। तो जब सोडियम स्टीरेट पानी में घुलता है तो ये टूट जाता है, C17H35 COONA। तो Na अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो ये आपका सोडियम स्टीरेट है, टूटा तो ये दोनों अलग हो गया। अब स्टीरेट आयन जो होता है वो आयनिक होता है। कोलाइडल पार्टिकल का ये आयनिक पार्ट होते हैं, देख रहे हो। लेकिन जो C17H35 होता है उसमें ये आपका नॉन पोलर होता है, ये पानी में घुलेगा नहीं। और ये जो होता है वो पोलर होता है, ये पानी के साथ अट्रैक्शन करेगा। उसी फंडे पर हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझते हैं। सोप कैसे कपड़े को सही साफ करता है। तो जो C17H35 है वो क्या होता है? ऑयल के साथ अटैच होता है, क्योंकि वो लायोफोबिक नेचर का है, वो पानी में नहीं घुलेगा।
और जो आपका COO नेगेटिव होता है वो आपका पोलर होता है और वो लायोफिलिक कहलाता है, पानी से अट्रैक्शन करता है। तो जब आप कपड़े को धोते हो, अच्छा, जब कंसंट्रेशन आपका सॉल्यूशन का 10⁻³ से नीचे है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और जब 10⁻³ से उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तभी तो वो मिसल्स बनाएगा। तो जो मेन फंक्शन होता है सोप का, वो गंदे कपड़े में से ऑयल और ग्रीस को निकाल देता है, और इसी प्रोसेस में जो सोप यूज होता है उसे इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें तो मिसल्स जो है सोडियम पामिटेट भी बनाता है, C15H31 COON ने, जिसे सोडियम लारेल सल्फेट भी बोलते हैं। तो जो C17H35 ये है 31, C15H31 वो आपका लायोफोबिक होता है, और ये जो होता है जो पोलर वो लायोफिलिक होता है। तो ये पानी की तरफ अट्रैक्शन करता है, और ये ऑयल, क्योंकि ऑयल भी नॉन पोलर होगा, वो ऑयल के साथ, और ऑयल के साथ जब ये एसोसिएट होता है तो हल्का होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर ये कहानी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जब भी कोलाइड का लेक्चर पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में, कि कैसे उसको बनाते हैं हम लोग, कैसे प्रिपेयर करते हैं लायोफिलिक को भी और लायोफोबिक को। तो लायोफिलिक आसान है, लायोफोबिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एग्जाम में लायोफोबिक ही पूछा जाता है, लायोफिलिक नहीं पूछा जाता है। तो ये रहा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन कैसे करते हैं। थैंक यू।